डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जनरल साइंस में आपको कार, शक्ति तथा ऊर्जा चैप्टर स्टार्ट किया, जिनमें से मैंने आपको कार के बारे में बताया था। और कार के बारे में मैंने आपको 2 लेक्चर बताया। इसमें एक लेक्चर क्या कार पे पूरा बेसिक था, उसके कॉन्सेप्ट थे, और दूसरा जो लेक्चर था उसपे क्या थे, उसके कार से संबंधित मैंने एमसीक्यू पूरे कराए थे। तो उसी के आगे आज सेशन को जारी रखते हुए मैं शक्ति और ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं शक्ति किसे कहते हैं। ऐसा लग रहा है, शक्ति कह सकते हैं, क्षमता कह सकते हैं और सामर्थ्य। यदि ये तीनों शब्द दिखे तो इनका मतलब समझना है कि ये तीनों क्या होगा, एक ही चीज को प्रदर्शित करेंगे, तो यानी एक ही फार्मूले को दर्शाएंगे। तो फ्रेंड, इसको समझते हैं हम। तो दिया है, किसी कर्ता या वस्तु द्वारा कार्य करने की समय दर को उस वस्तु की सामर्थ्य कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमको तो इसमें 2 वर्ड मिला, एक कार्य मिला है, दूसरा क्या मिला है, समय दर। यदि कोई वस्तु क्या है या कोई मशीन है या कोई करता है कि कार्य कर रहा है, उसके बाद क्या उसी में कार्य करने में जितना समय लगे, और समय से हम क्या कर देंगे, अगर भाग कर देंगे तो हमको उस वस्तु या मशीन की क्या निकल जाएगी, सामर्थ्य निकल जाएगी। तो यही चीज है, किसी कर्ता या वस्तु द्वारा कार्य करने की समय दर को उस वस्तु की क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। अगर देखा जाएगा सामर्थ्य, अगर ये पूछेगा या शक्ति पूछेगा या क्षमता पूछेगा, तो ये क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, या एक अदिश राशि होती है। और देखा जाएगा दोस्तों, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी मीन्स क्या होता है, पावर। तो पावर का एक कैपिटल क्या ले लिए, पी, यानी क्या होगा, अब इसका सूत्र समझते हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा, शक्ति है। शक्ति हमको कैसे प्राप्त होगी, कोई वस्तु है, करता या मशीन है, अगर वो कार्य कर रही है और उसको कार्य करने में जितना समय लगे उसी से क्या करना है, हमको भाग करना है। तो क्या निकल जाएगा, ये उस वस्तु की सामर्थ्य या उस जो कर्ता की रहेगी सामर्थ्य निकलेगी। अब इसको लिख सकते हैं हम, इसको पी से, शक्ति को पी से लिखते हैं और कार्य को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं, और समय को किससे लिखते हैं, टी से। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, पी बराबर डब्ल्यू बटा टी। अब देखते हैं दोस्तों, इसके आगे थोड़ा और सूत्र समझते हैं। इसके कई सारे सूत्र बन सकते हैं, फिर इसके बाद इसका मात्रक पढ़ेंगे, और इनकी जो राशि होती है उनके मान कितने होते हैं उसको देखा जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा, P बराबर डब्ल्यू बटा टी। और मैंने आपको ये बताया कि P क्या होता है, सॉरी, W होता है कार्य और T क्या होता है, समय, और P क्या होता है, सामर्थ्य कह सकते हैं, क्षमता कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने कार्य के बारे में बताया था। तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल को F से लिखते हैं, विस्थापन को D। यानी अब क्या W के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं, F इंटू डी, और बट्टे में क्या होगा, टी, यानी क्या फार्मूला भी यूज होगा। और ये फार्मूला मैं क्यों बता रहा हूँ, आप यदि न्यूमेरिकल अगर इसमें पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है चैप्टर से, तो वहां पे आपको फार्मूले बनाने आने चाहिए, कि डायरेक्टली ये नहीं पूछ लेगा डब्ल्यू बटा टी बराबर क्या पी, बल्कि कभी कभी बल घुमा देगा, विस्थापन दे देगा, समय दे देगा, इस संबंध में निकल बना देगा। अब आप जानते हो, ये तो क्या हुआ, 36 सतह पे कोई काम किया जाता है तो उसके लिए क्या लगा देते हैं, या इंटू डी लगाते हैं, तो किया गया कार्य माना जाएगा। लेकिन अभी बताया मैंने, यदि कोई मीनार है, ऊपर नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए, ऊपर से कोई वस्तु नीचे आ जाए, तो यानी उस स्थिति में जो विस्थापन होता है किसमें बदल जाता है, ऊंचाई में बदल जाता है। उसी प्रकार जो बल काम कर रहा होता है, जो बल काम होता है किसमें, गुरुत्व बल में बदल जाता है, यानी गुरुत्वीय बल में। तो गुरुत्व बल बराबर क्या होता है हमारा, mg। यानी एक देखा जाएगा, इस एक फार्मूला हमको और मिल सकता है इससे। तो p तो लिखा ही है, तो f के स्थान पे क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे, और ये d के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, h लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा, p बराबर mgh, और t तो पूरा रहेगा ही, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, समय, सॉरी, शक्ति निकाल रहे हैं, और शक्ति के लिए क्या हो, समय से भाग करना होगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसके कितने फार्मूला बने, 1, 2 और 3। ये तीनों फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, अच्छे से याद रहने चाहिए, और एग्जाम में क्या होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसका देखते हैं मात्रक क्या होता है। अब देखो फ्रेंड, समझते हैं क्या, शक्ति या सामर्थ्य या क्षमता के मात्रक। तो अभी देखिए फार्मूला हमको सूत्र से पहले इसका निकाल लेते हैं। P बराबर हमने क्या, डब्ल्यू बटा टी। तो देखा जाए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और क्या समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अगर पूछा जाएगा सामर्थ्य का मात्रक तो क्या बताएंगे, जूल प्रति सेकंड। ये लिखिए, जूल प्रति सेकंड जो होगा इसका क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक।
लेकिन यदि क्या पूछा जाएगा सामर्थ्य का एसआई मात्रक अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे हम वाट। और एक वाट को हम क्या लिख सकते हैं, एक वाट बराबर लिखा जाता है 1 जूल प्रति सेकेंड। और तो फ्रेंड ये कभी कभी क्या वाट को परिभाषित करने को पूछता है, तो एक वाट को हम कैसे परिभाषित करेंगे, यदि किसी वस्तु या कर्ता द्वारा 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो उस वस्तु या कर्ता की सामर्थ्य कितनी होगी, 1 वाट होगी। क्या मैंने बोला, यदि किसी कर्ता या वस्तु के द्वारा 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो उस वस्तु या उस कर्ता की सामर्थ्य कितनी होगी, 1 वाट। तो 1 वाट के स्थान पे कभी कभी क्या लिख देता है 1 जूल प्रति सेकेंड, तो ये भी क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अब देखते हैं इसके अन्य मात्रक और छोटे मात्रक, देखिए बड़े मात्रक क्या होते हैं। और ध्यान देना जो वाट यूज होता है ये क्या होता है, नॉर्मली हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, ना तो हम उसको छोटा कह सकते हैं ना ही बड़ा, एक हिसाब से छोटा ही है अगर दैनिक जीवन में यूज हो रहा तो। जैसे घर में जैसे कोई पंखा हुआ या बिजली से संबंधित कोई भी उपकरण हुआ तो उसकी अगर हम सामर्थ्य मापते हैं तो अधिकतर क्या होता है वाट में ही मापते हैं। तो थोड़ा दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं शक्ति के मात्रक, माने अगर एसआई मात्रक पूछे क्या बताएंगे, वाट बताएंगे। और व्युत्पन्न मात्रक जब पूछेगा या एमके से पूछेगा तो जूल प्रति सेकंड बताएंगे। और 1 वाट बराबर क्या होता है 1 जूल प्रति सेकंड। यदि अब इसके और अन्य मात्रक देखा जाएगा, जैसे मान लेते हैं अन्य मात्रक देखेंगे तो अन्य मात्रक में क्या हो जाएगा, जैसे होता है किलोवाट और दूसरा होता है मेगावाट। तो समझते हैं दोस्तों, कभी कभी कहता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए 10⁻³ वाट। और ये भी क्या होता है, किलोवाट भी सामर्थ्य का मात्रक होता है और मेगावाट भी क्या होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है। तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। और समझते हैं मेगावाट यूज कहाँ करते हैं, मेगावाट जैसे हुआ जैसे ट्रांसफार्मर की क्षमता को नापे हैं, या जो विद्युत जो पावर हाउस बड़े बड़े होते हैं तो उनमें जो क्षमता मापी जाती है या बिजली जो सप्लाई की जाती है कितने मेगावाट में सप्लाई की जाती है। और दोस्तों किलोवाट का यूज देखते हैं हम, जैसे घर के कुछ उपकरण हो गए जो मोटर वगैरह संबंधित होते हैं, जैसे स्टोप्लाइजर हुआ या समरसेबुल हुआ या और भी कुछ जो बड़े थोड़े क्या ऊर्जा वाले क्या जो उपकरण होते हैं उनकी क्षमता हमको मापने होगी तो क्या मापेंगे, किलोवाट। आप देखते हैं दोस्तों इसका एक अन्य मात्रक और होता है, जैसे मान लीजिए हमको उद्योग में मापना होगा, उद्योग या इंजीनियरिंग में हो गया तो उनके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं जिसके लिए अश्वशक्ति। अश्वशक्ति यानी अश्वशक्ति भी क्या होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है। और इसका यूज कब करेंगे अश्वशक्ति का, जब हमको क्या उद्योग धंधों की क्षमता मापना होगा या किसी मशीनरी आपकी यांत्रिकी या इंजीनियरिंग में अगर हमको नापना होगा तो अश्वशक्ति का यूज करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं कभी कभी इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 एचपी। एचपी का मतलब क्या होता है, अश्वशक्ति को हम एचपी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है 746 वाट। या तो कभी कभी क्या डायरेक्ट पूछ कर क्या 746 के स्थान पे क्या लिख देता है, अभी मैंने बताया वाट के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आपको दोनों याद रहना चाहिए, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है या कह सकते हैं 746 जूल प्रति सेकेंड। या कभी कभी इसी का अपोजिट पूछ लेगा, कह देगा 1 वाट में कितने अश्वशक्ति होता है तो क्या बताएंगे 1/746 एचपी। या क्या कह देगा 1 जूल प्रति सेकंड में कितने एचपी होता है तो क्या बता देंगे 1/746 एचपी। आपको ध्यान देना, क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड ये था क्या शक्ति के बारे में मैंने बताया। अब समझते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में हमने इस कार के बारे में पढ़ लिया, शक्ति के बारे में। अब लास्ट इसमें का टॉपिक जो है क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो ऊर्जा की परिभाषा देखा जाए तो बहुत आसान है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कि यदि कोई वस्तु है और उसमें कार्य करने की जो क्षमता निहित होगी वो किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर होगा। और देखा जाए दोस्तों तो अगर इसका अगर मात्रक पूछेगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हमेशा क्या बताएंगे, जूल। यानी आपको तो ऊर्जा दिखे तो आप समझ जाना है, एसआई मात्रक पूछेगा जूल बताएंगे। बाकी दुनिया की कोई भी ऊर्जा मिल जाए, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संधारित ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा मिलेगी अगर उनका मात्रक पूछेगा तो आप बिना सोचे समझे क्या टिक करेंगे, जूल ही टिक करेंगे। अब समझते हैं ऊर्जा। ऊर्जा जो निर्भर होती है किस पे, क्या मान लेते हैं अगर निहित ऊर्जा कोई वस्तु इसमें अगर निहित ऊर्जा यानी ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है वो किसके बराबर होगी, कार्य करने के दर के बराबर। कार्य करने के बराबर यानी अगर कोई व्यक्ति जितना कार्य करेगा यानी जितना अधिक, यानी इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि आपने पढ़ा कार्य करने की क्षमता को, यानी कार्य कर जो पा रहा है
बहुत ज्यादा ये कार्य करने की क्षमता है, तो उसका जो ऊर्जा हो वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो सिंपली हमको क्या पढ़ना है, अगर देखा जाएगा दोस्तों, अब ऊर्जा के टाइप पढ़ते हैं, तो ऊर्जा के टाइप देखा जाएगा तो बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में पूछा जाता है वो केवल किससे, यांत्रिकी ऊर्जा, यानी क्या मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मैकेनिकल एनर्जी या जो होता है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो उसी के बारे में देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लें यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार, तो उनमें कौन कौन सा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा, यानी यही हमको पढ़ना है। अब इसी के बारे में हम देखते हैं। पढ़नी है यांत्रिक ऊर्जा पढ़नी है, तो यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो पहला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा क्या होता है आपका, गतिज ऊर्जा। तो समझते हैं स्थिति ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसको कैसे लिखा जाता है, तो पी से पी ई से लिखा जाता है, या कहीं कहीं क्या यू से लिखा जाता है। अब इसके बारे में समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे, आप स्थिति ऊर्जा। यानी एक शब्द याद करना है, यदि आपको मिल जाए विरामावस्था, यदि आपको विरामावस्था अगर दिखा जाए, यानी विरामावस्था का मतलब होता है वह वस्तु जो क्या हो, गतिशील ना हो, उसको क्या कहेंगे, विरामावस्था। यानी यदि कोई वस्तु क्या विराम की अवस्था में, तो उसमें कौन सी निहित ऊर्जा होगी, हमेशा स्थित ऊर्जा उसमें निहित होगी सदैव। तो अगर देखते हैं इसका फार्मूला समझते हैं तो क्या होगा। तो अगर सीधी बात है, कोई वस्तु अगर स्थित है तो उसमें क्या होगा, भार होगा, और भार के अनुसार उसके साथ क्या उसका आकार होगा। तो देखो इसी पे फार्मूला बनता है, स्थित ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर, अगर फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, भार इंटू क्या बनाएंगे, ऊंचाई। ये ऊंचाई से संबंधित है उसका आकार। जैसे मान लेते हैं आप, या 2 जानवर में तुलना कर सकते हैं, मान लेते हैं हाथी लिए शेर लिए। तो अगर देखा जाए हाथी अगर स्थित है और शेर स्थित है, बताओ तो उसमें किसकी ऊर्जा अधिक होगी, स्थित ऊर्जा है। तो हाथी का होगा अधिक, क्योंकि उसका भार भी ज्यादा उसका, लेकिन आकार भी देखो बहुत ज्यादा है ना। तो सीधी बात है क्या होगा, हाथी की जो स्थित ऊर्जा है बहुत अधिक होगी, शेर की क्या होगी, बहुत कम होगी। यानी भार का सूत्र हम क्या पढ़ते हैं, mg, और ऊंचाई का क्या, ऊंचाई को हम एच से लिखते हैं। तो u बराबर हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, mgh। अब ये इसका अगर यूनिट पूछा जाएगा तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। मैंने बताया आपको, कोई भी ऊर्जा पूछेगा उसका अगर यूनिट पूछेगा तो क्या बताएंगे, जूल बताएंगे। अब दोस्तों इसके आगे कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे इसके कई सारे एग्जाम्पल बनाता है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं आज से पूछेगा कि जो वो खिलौने जो होते हैं, स्प्रिंग वाले खिलौने होते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो क्या बताएंगे, स्थित ऊर्जा संचित होती है। या कोई डैम हो, यानी क्या बांध हो, अगर बांध में पानी अगर स्थित है तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्थित होती है, तो स्थिति ऊर्जा ही उसमें होती है। और जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कभी पूछ लेता है इसमें, यदि क्या मतलब क्या धनुष में अगर खींचा गया तीर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो क्या बताएंगे, स्थित ऊर्जा। ये तो बेसिकली ये एग्जाम्पल कैसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी आपको पहचानना किससे है, आपको अगर बस ये समझना है, कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में तो हमेशा कैसी ऊर्जा होगी, वो स्थित ऊर्जा को व्यक्त करेगा। और आपको क्या इसका फार्मूला याद रहना चाहिए, यू बराबर क्या होता है, mgh होता है। और मैं इसको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछ लेता है, मान लेते कोई मीनार है और मीनार से मान ले कोई वस्तु क्या नीचे की ओर गिराई जाए, मान लेते कोई गेंद गिराया या कोई वस्तु गिराई जा रही है, तो पूछेगा तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो अगर देखा जाए यहाँ मीनार से अगर कोई वस्तु नीचे की ओर गिराई जाएगी तो क्या हो जाएगी, जो स्थित ऊर्जा यानी यू जो कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगी, के में। यानी स्थित ऊर्जा आपकी किसमें बदल के जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बदल जाएगी। और कभी कभी ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट ये पूछता है, यदि मान लेते हैं जो वस्तु गिराई जा रही है वो क्या है, एकदम बराबर ऊंचाई पर है, मान लेते हैं इसकी बराबर ऊंचाई यहीं पे होगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या होती है, बराबर हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा और ये क्या होगा, गतिज ऊर्जा। यानी क्या होगा, अगर कोई वस्तु गिर रही है क्या होगा, यदि वो बीचों बीच पहुंची है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्थित ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर, यानी दोनों का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है। और तीसरी कंडीशन इसी संबंधित पूछता है, यदि कोई वस्तु क्या हो रहा है, पृथ्वी के एकदम समीप पहुंच रही है, पृथ्वी के समीप, तो क्या पूछेगा कि गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है कि स्थित ऊर्जा का मान होता है। तो इस कंडीशन में यदि कोई वस्तु पृथ्वी के समीप पहुंचे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, यानी के का मान क्या होगा, अधिक होगा, यानी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी और जो स्थित ऊर्जा यानी यू होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगी।
तो दोस्तों यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रहने चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कोई वस्तु किसी मीनार से किसी चोटी से गिराई जा रही है तो वो जो स्थित ऊर्जा है किसमें बदलती है? गतिज ऊर्जा में। यदि वह वस्तु क्या बराबर ऊंचाई पहुंचती है तो क्या होता है? दूसरी कंडीशन कि स्थित ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा हो जाता है। और तीसरी कंडीशन क्या होता है? अगर वो वस्तु पृथ्वी के एकदम समीप यानी नजदीक पहुंच रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? गति ऊर्जा का मान अधिकतम होता है और स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा? न्यूनतम। ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। और समझते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। और गतिज ऊर्जा को कैसे लिखते हैं? क्योंकि इसकी इंग्लिश क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो उसी का पहला लेटर ले लिए के। तो गतिज ऊर्जा को हम किसके द्वारा लिखेंगे? के द्वारा लिखेंगे। अब इसको समझते हैं। इसका पहले फार्मूला से परिभाषा बनाते हैं। के बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। के क्या होता है? गतिज ऊर्जा। और ये एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और v क्या होता है? वेग होता है। तो फ्रेंड इसकी परिभाषा तो क्या बताएंगे? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी उसमें एक वर्ड था विराम की अवस्था में, इसमें क्या पड़ गई? गति की अवस्था। यदि कोई वस्तु अगर क्या गति की अवस्था में तो उसमें सदैव कौन सी ऊर्जा निहित होगी? तो क्या बताएंगे हम? गतिज ऊर्जा उसमें निहित होगी। तो फ्रेंड ये तो इसकी परिभाषा हो गई। और इसका जो की पॉइंट है क्या होता है? इसमें गति की अवस्था हमको मिलेगा हमेशा। गति की अवस्था यानी जो वस्तु हमेशा सदैव किस अवस्था में रहेगी? गति की अवस्था में। तो समझ रहे हैं वो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होगा। और सीधी बात है। और इसमें समझने वाली बात क्या है? क्या है कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो सीधी बात उसमें वेग होगा। तो देखो इसलिए सूत्र में से क्या वेग आता है। और कोई वस्तु करके गतिशील है तो उसमें द्रव्यमान भी होगा। बिना द्रव्यमान की कोई वस्तु चल ही नहीं सकती। तो इसमें इसलिए क्या हुआ? केवल दो चीज चुना गया, द्रव्यमान चुना गया, वेग चुना गया। अब इसी फार्मूले से परिभाषा और इसकी बना देते हैं। क्या बताएंगे? किसी वस्तु या किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। तो दोस्तों क्या बताएंगे? किसी वस्तु की या किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा उसके वेग के वर्ग के आधे के बराबर होती है। परिभाषा तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी क्या होगा ऑप्शन अगर कूट में बना दे रहा है तो आपको पूरी डिटेल में एक एक चीज क्या आनी चाहिए। अब इसकी बात आती है इसकी मात्रक की। तो इसका मात्रक भी क्या होगा? जूल होता है। इसका अगर ऐसा ही मात्रक भी पूछेगा तो क्या बताएंगे? हम जूल बताएंगे। तो दोस्तों ये देखिए आंतरिक ऊर्जा के प्रकार। तो आपको इसमें क्या रखना है? स्थित ऊर्जा का फार्मूला आपको याद रखना है और स्थित ऊर्जा के कुछ एग्जांपल में जो पॉइंट बताऊं। और गति ऊर्जा में अगर पूछता तो सीधी बात फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। फार्मूला कई बार पूछा गया रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। और उसके बाद क्या इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है कि वो फार्मूला याद है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आप क्या करिएगा हमेशा वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और अच्छे से इसकी नोट बनाइएगा। अब समझते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। अब हम पढ़े ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए। अब इसी से अगला टॉपिक जुड़ता हुआ क्या आता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें से भी क्या होते हैं? कुछ 2-3 पॉइंट बनते हैं, वो उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखेंगे ध्यान से इसको। ऊर्जा संरक्षण का नियम या सिद्धांत कह सकते हैं। तो संरक्षण मीन्स क्या होता है? अगर देखा जाए इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है बचाव। यानी कोई चीज जैसे है वैसी बनी रहे, यानी क्या उसके मान में या उसके परिमाण में परिवर्तन नहीं आएगा। तो वही क्या होता है? संरक्षण को दर्शाता है। यानी संरक्षण का मतलब अगर अर्थ देखेंगे यानी बचाव। यानी इसमें जो है ऊर्जा का रूप बदल जाएगा परंतु क्या होगा? इसके मान में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। यही चीज क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो इसको एक वर्ड में अगर कह सकते हैं क्या? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो फ्रेंड कहने का मतलब है ऊर्जा ना तो बन रही है ना ही क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। यानी जितना परिमाण हमको प्राकृतिक के द्वारा मिला वो क्या हो रहा है? समान है, यानी क्या है? नियत है, परंतु उसका रूप हम बदल दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई चीज अगर स्थित है तो उसमें क्या स्थित ऊर्जा रहेगी। अगर उसको हम गति दे दिया है, धकेल दे, तो क्या हो? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदले। यदि स्थित ऊर्जा भी अगर 10 जूल रही होगी तो गतिज ऊर्जा भी कितनी रही होगी? आपकी 10 ही जूल। यानी क्या परिमाण उसका 10 ही 10 रहा परंतु उसका रूप क्या हो गया? बदल गया। यही क्या होता है? हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। अब अगर देखा जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इसका नाम है क्या? जूलियस रॉबर्ट मेयर। और किस सन में दिए थे ये? 1842 ईस्वी में दिए थे। पूछा गया है क्वेश्चन यही, तो हमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या बताया? जूलियस रॉबर्ट मेयर। और किस सन में दिए गए थे? ये 1842 ईस्वी में। अब पूछा जाता है जो ऊर्जा संरक्षण जो सिद्ध हुआ, ये जो सिद्धांत सिद्ध किया किस प्रमेय के द्वारा? प्रमेय का नाम पूछ लेता तो उसका प्रमेय क्या बताएंगे? नोथर।
नोथर की प्रमेय, यानी नोथर क्या एक वैज्ञानिक का नाम है, और नोथर के प्रमेय का उपयोग करते और जूलियस रॉबर्ट मेयर ने क्या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध किया। तो फ्रेंड यही क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं क्या कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया, तो रॉबर्ट मेयर ने दिया। कब दिया, 1842 ईस्वी में। और किस प्रमेय का प्रयोग किए थे, क्या बताएंगे, नोथर की प्रमेय का। और इसे समझने वाली बात क्या होती है, जो एक पॉइंट समझना है, जो विश्व की समस्त ऊर्जा होगी या ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा होगी, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा, ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है। कहने का मतलब नियत मतलब क्या, हमेशा क्या होगा, स्थिर होता है, यानी कभी क्या होगा, बदलने वाला नहीं है, यानी क्या अपरिवर्तनशील है वो। यानी क्या, मैंने अभी जैसे एग्जांपल अभी बताया था, कोई चीज है उसका परिमाण बदलेगा परंतु उसका मान, सॉरी, उसका परिमाण नहीं बदलेगा परंतु उसका क्या होगा, रूप बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमको हमको 10 जूल क्या एनर्जी मिली है, यानी 10 जूल वैद्युत ऊर्जा मिली, और हम क्या किए, पंखे को ऑन कर दिया और पंखा क्या होने, घूमने लगा, यानी जो वैद्युत ऊर्जा है गतिज ऊर्जा में बदल गई। लेकिन जो 10 जूल ऊर्जा हमको कन्वर्ट हुई वो भी गतिज ऊर्जा में देखा जाएगा तो 10 जूल होगी, लेकिन इसका रूप क्या होगा, बदल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और आप क्या करिए, केवल ये पॉइंट आपको याद रखना है, और दूसरा ये, तीसरा ये एक पॉइंट इसमें पूछता है। और जो थ्योरी तो बहुत नॉर्मल है, क्या बताएंगे, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो दोस्तों इसी के आगे हम थोड़ा एक टॉपिक और जोड़ देते हैं, क्या बताएंगे इसमें, ऊर्जा पढ़ेंगे, ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी क्या करिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। हाँ तो फ्रेंड उसी के आगे हमने अभी क्या पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसी के आगे हम क्या पढ़ते हैं अब, ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण और उनसे संबंधित उपकरण। तो दोस्तों ये जो मैंने लिखा है, बहुत सारे एग्जाम में कई बार देखने के क्वेश्चन मिले हैं आपको, तो आप क्या करिएगा, इसको क्या एक बार अच्छे देखिएगा और उसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट बना लीजिएगा अच्छे से। तो दोस्तों इसमें पहले दिया है, इसमें ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण वही ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही लागू है। देखो इसका रूप बदलेगा परंतु इसका माप क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा, यानी परिमाण कभी नहीं बदलने वाला। तो देखते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का नाम क्या होता है, डायनेमो, या इसको क्या कहते हैं, हम जनरेटर कहते हैं। अब दोस्तों इसी का अपोजिट है, ध्यान देना है, कि आ गया वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। जब वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे तो उसको किसके द्वारा बदला जाएगा, वैद्युत मोटर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, आपको क्या होगा, हमेशा याद रहना चाहिए। अब पूछा जाएगा, तीसरा बता रहा हूं मैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं या सौर ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को हमको किसमें बदलना है, वैद्युत ऊर्जा, तो किसके द्वारा बदलेंगे, सौर सेल के द्वारा बदलेंगे। उसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा, क्या आपको पता होगा, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सौर से मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो वही चीज है, प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा बदले तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बदलेंगे। उसी प्रकार क्या वैद्युत ऊर्जा को हमको किसके में बदलना है, ध्वनि ऊर्जा में, कि वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का नाम क्या होता है, लाउड स्पीकर होता है। उसी प्रकार इसी का अपोजिट, ये भी क्या होना है आपको, आईएमपी है, क्योंकि ये क्या होता है, आपको एग्जाम में कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत को यांत्रिक में, तो ये वहां पे शब्द आपको क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। सेम चीज यहाँ पर है कि वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बदलेंगे लाउड स्पीकर के द्वारा, और ध्वनि ऊर्जा को हमको वैद्युत ऊर्जा में बदलाएंगे तो किसके द्वारा बदलेंगे, माइक्रोफोन के द्वारा। ऐसे दोस्तों कई सारे होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको पवन ऊर्जा को किस में बदलना है, वैद्युत ऊर्जा में, तो किसके द्वारा बदलते हैं, पवन चक्की के द्वारा बदलते हैं। उसी प्रकार हमको जल ऊर्जा को क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदलना, तो हम जानते हैं टरबाइन होता है कि बांध बनाकर क्या, जब पानी का बहाव टरबाइन पे पड़ता है तो क्या वो घूमने के कारण क्या वैद्युत उत्पन्न करता है। तो ऐसे कई सारे होते हैं, बाकी जो मुख्यतः जो पूछे जाते हैं मैंने आपको क्या वोटिंग कर दिया, आप क्या करिएगा, अच्छे से इसको नोट बना लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो और आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड ये आज के लिए बस इतना है, और कल ये इसके अगले टॉपिक में जो स्टार्ट करूंगा, मैं शक्ति और ऊर्जा के पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं मैं एक तरफ से उसको सॉल्व करवाऊंगा। तब तक दोस्तों चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।